सभी को नमस्कार। और यूपी रिवाइज सीरीज के आज दूसरा क्लास है हम लोगों का, और क्या कहता है पार्ट 2 यानी कहा जाए। और बहुत तेज़ी से, जैसे हम लोगों ने पहली बार कही थी कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि रिवीजन सीरीज है तो इसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी और उन प्रश्नों पर या उन तथ्यों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो संभावित है, ठीक है। और यूपी विशेष करंट यानी यूपी विशेष और यूपी विशेष का जो करंट है उसको एक तरह से आधार बनाया गया है इस सीरीज़ में, ठीक है। पहला आपने यदि नहीं देखा है तो आप पहले क्लास को ज़रूर देखें और इसी क्रम में आज दूसरी क्लास है। चलिए देखते हैं, हम लोग पहले टॉपिक पर बात करते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोगों का है वह है गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। पहला टॉपिक जो हम लोगों का है वह है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान और बेसिकली गंगा एक्शन प्लान नहीं है, ये बेसिकली गंगा एक्सप्रेस वे है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे। और 18 दिसंबर 2021 को यदि कहा जाए किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधारशिला की रखी गई है, न कि अभी ये उद्घाटन हो गया, ठीक है। आधारशिला रखी गई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है, जरा इस पर ध्यान देंगे, वो यह है कि इसकी कुल लंबाई जो है वह है 594 किलोमीटर, ठीक है। 594 किलोमीटर है। और ये किस किस जिले से होकर जाएगी? पहली बात है कहाँ से जाएगी। ये मेरठ से लेकर शुरू होगा और प्रयागराज तक जाएगा। इसमें आप ध्यान में रखेंगे, गाँव का नाम ये देखेंगे तो मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर जुदापुर एक गांव है प्रयागराज में, ठीक है। जुदापुर गांव तक जाएगा, ध्यान रखेंगे। जुदापुर, प्रयागराज और मेरठ बिजरौली यहाँ से शुरू होगा और जुदापुर तक जाएगा, यानी कि मेरठ से प्रयागराज की ओर। यदि प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से जिले हैं जिनसे होकर ये एक्सप्रेस वे जाएगा, गंगा एक्सप्रेस वे, तो याद रखेंगे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हारदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज तक जाएगा। एकदम सटीकता के साथ ध्यान में रखें। कितने हो गए? मेरठ 1, हापुड़ 2, प्रयागराज और बुलंदशहर 3, अमरोहा 4, संभल 5, बदायूं 6, शाहजहांपुर 7, हारदोई 8, उन्नाव 9, रायबरेली 10, प्रतापगढ़ 11 और प्रयागराज 12। तो ध्यान रखेंगे 12 जिलों से होते हुए ये आगे बढ़ा। और यहाँ पर इस बात को हम लोगों ने देख लिया है कि कितनी लंबाई है, हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। इसकी लंबाई 594 है, ध्यान रखेंगे। मेरठ से शुरू होते हुए रायबरेली होते हुए एट लास्ट कहाँ तक जाएगी ये जाएगा प्रयागराज तक। चलिए अगला पर देखते हैं। अगला टॉपिक अगला है, हम लोगों का ध्यान रखेंगे वो यह है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इसका उद्घाटन हो गया है बलरामपुर में। मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन हुआ है 11 दिसंबर 2021 को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना ये समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। इस परियोजना में 5, असल में बेसिकली इस परियोजना के द्वारा पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में। पेयजल समस्या मुख्यतः यही है, इसमें क्या है? पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि इसमें कुल 5 नदियाँ भी शामिल की गई हैं। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी क्या है? प्रावधान है। तो यानी यह नहर जो है, एक तो ये नहर के द्वारा पेयजल समस्या का समाधान तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ घाघरा, सरयू, राप्ती और रोहिणी यानी कुल 5 नदियों को आपस में जोड़ा भी जाएगा, जिससे जल संसाधन का समुचित प्रबंधन भी हो सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग पॉइंट पर आते हैं, अगली बात करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, यह 29 एक मिनट, मई 2021 को चालू हुआ है। यह परियोजना याद रखेंगे। और इसमें बेसिकली क्या है, जरा ध्यान देंगे। मेन बात है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। बेसिकली कोविड-19 के कारण यदि परिवार का कोई बच्चा अनाथ हो गया है, निराश्रित हो गया है, यानी उनके पेरेंट्स का देहांत हो गया, खासकर जो कमाने वाले पेरेंट्स थे, यानी उनके पिता या माता जो कमाते थे, यदि उसका देहांत हो गया है तो उसमें सरकार क्या करेगी, सहायता देगी। ऐसा इसी के लिए लाया गया था यह परियोजना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसमें बच्चों जिनके परिवार के मुखिया का देहांत हो गया है कोविड-19 में, उसको इसका पात्र बनाया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान यह भी रखना है आप लोगों को कि जिन अभिभावकों का मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुआ है, वही इसके पात्र होंगे, इससे पहले का नहीं पात्र होंगे। पहली बात, जिनकी मृत्यु कब हुई है, 1 मार्च 2020 के बाद अभिभावक की मृत्यु। और पात्रता का उम्र यानी बच्चे का उम्र 0 से 18 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और भी है इसमें, एक बात पॉइंट और भी है कि इसमें पात्र में एक बात यही है कि बच्चे को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कितने रुपए की बात की गई, ध्यान रखेंगे, 4000 रुपए की बात की गई है, और वो भी मासिक 4000 रुपए। एक बात ये ध्यान रखेंगे, मासिक 4000 रुपए की बात की गई है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, ये लॉन्च कब हुआ इसको ध्यान रखेंगे, जनवरी के महीने में हुआ 2020, न कि 2021। यहाँ पर याद रखेंगे, यदि किसान की मृत्यु होती है, किसी दुर्घटनावश किसान की मृत्यु होती है, या वह अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, उस परिस्थिति में इस योजना के वो पात्र बन सकते हैं। और इस योजना में तहत में क्या होगा, या तो किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के पत्नी हो, पुत्री या पुत्र हो या पौत्र हो, या साथ ही साथ एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, बटाईदार जो उससे लाभान्वित था वो भी इस योजना के तहत उसको भी पात्र बनाया गया है। ठीक है, यानी उसको भी किसान की मृत्यु के बाद जो भी लाभ मिलेगा वो उसको भी मिल सकता है, पुत्री हो चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो या पौत्री हो। ठीक है, और याद रखेंगे इसके लिए इस योजना के अंतर्गत किसान की आयु जो रखी गई है वो 18 से 70 वर्ष के बीच में रखी गई है, 18 से 70 वर्ष के बीच में। अब आते हैं इसमें रुपए की बात हम लोग करते हैं, देखते हैं। यदि मृत्यु हो गई है तो याद रखेंगे इसमें मृत्यु हो जाने पर जो धन की इसमें 2 लाख, इसमें याद रखेंगे यदि आप मृत्यु हो गई है तो 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, मृत्यु पर कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मृत्यु पर दिया जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है वह यह है कि यदि 60% तक आप दिव्यांग हो चुके हैं तब आपको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए दिया जाएगा। 60% यदि आप विकलांग हो चुके हैं तो 2 लाख रुपए, और ऐसे मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला आते हैं, अगले देखते हैं। अगला है वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। बहुत अच्छा स्कीम है, यह 2019 से चल रहा है, जून महीने से चल रहा है। और वृद्धा अवस्था पेंशन योजना में जो उम्र रखी गई है वह है 60 to 79 ईयर्स, यानी 60 से 79 साल के लोगों के बीच में ही इसके पात्र होंगे। इसमें क्या है, एक बात ध्यान रखेंगे, अभी तक 400 रुपये मिलता था, अब इसे बढ़ा करके सरकार ने 500 रुपये कर दिया। और इस बात में ध्यान रखेंगे 500 रुपये में से 300 रुपये राज्य सरकार देती है और 200 रुपये केंद्र सरकार का इसमें अंश होता है। तो याद रखेंगे 300 और 200, 500। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। एक ये
देखिए, कृषक के साथ साथ योजनाओं में व्यापारियों पर भी ध्यान रखा गया। व्यापारी दुर्घटना योजना, और ये शुरू कब हुआ है? 2018 और मई के महीने में। ठीक है, इतना भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। इसमें एक बात ध्यान यह रखना है कि इस योजना का लाभ उन्हीं व्यापारी को मिलेगा जो वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत होंगे। वो व्यापारी जो वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत होंगे वही इस बीमा से लाभ उठा सकते हैं। और इसमें किसी दुर्घटनावश यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। पहले ये 5 लाख था, याद रखेंगे। पहले क्या था? 5 लाख था, इसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया है। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, 5 से 10। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5 पर ही अटक जाए सुई और आप कह दें क्वेश्चन सर हो गया, गलती नहीं होना है। ठीक है, आगे देखिए, बाणसागर नहर परियोजना। बाणसागर नहर परियोजना ये भी जुलाई 2018 की परियोजना है और इसको याद रखेंगे। 2018 की परियोजना, प्रश्न आ सकता है कहां पर है और किसने उद्घाटन किया था। याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। बाणसागर योजना का कहां पर है? मिर्जापुर। कहां है? मिर्जापुर। बाणसागर मिर्जापुर। ठीक है, आगे चलिए। आगे है विकलांगों के लिए आरक्षण में वृद्धि, है ना। अगला पॉइंट है विकलांगों के लिए आरक्षण में वृद्धि। पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे, इसको सुनेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो निःशक्तता अधिकार अधिनियम है 2016 लाया गया। ठीक है, इसी को इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें क्या था जरा ध्यान देंगे। आरक्षण की जो दर थी वह 3% से बढ़ाकर पहली बात तो 4% कर दी गई। पहले क्या था? पहले 3 था। तो आरक्षण में विकलांग को पहले अब 3 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 5 कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, कैटेगरी भी बढ़ा दी गई है। याद रखेंगे, पहले कैटेगरी कम थी, अब कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है। पहले कैटेगरी जो थी वो भी 3 थी और आरक्षण भी कितना था? 3 था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आरक्षण भी 3, कैटेगरी भी 3। अब क्या किया गया है? कैटेगरी हो गई है 5, यानी 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है विकलांगता को। और कितना कर दिया गया है परसेंटेज? 4%। पहले कितना था? याद रखेंगे, पहले प्रतिशत भी 3 था और श्रेणियां भी 3 थी, दोनों 3-3। अब कितना हो गया? 5 और 4%। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोगों का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट, सोलर प्लांट 2018 में, याद रखेंगे, इसका लोकार्पण हुआ है, यानी कि यह इंप्लीमेंट हो चुका है। कहां हुआ है? मिर्जापुर के विजयपुर गांव में हुआ है। मिर्जापुर के विजयपुर गांव में हुआ है। इसमें फ्रांस भी साथ में है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है भैया। क्या है? फ्रांस भी साथ में है और मिर्जापुर के विजयपुर। और इसमें याद रखेंगे कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। ठीक है, और उत्पादन क्षमता कितनी है? 75 मेगावाट, यानी इससे ऊपर कोई नहीं है। आगे सबसे ऊपर है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। काफी समय से चलता जा रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 2.0 की शुरुआत कब से हुई है? यह हुई है 10 अगस्त 2021 और इस बार इसकी शुरुआत कहां से की गई है? महोबा से की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, छाप लीजिए। ठीक है, 10 अगस्त 2021 2.0 महोबा। कौन सा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वही फोटो जो हर जगह लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें अब है विद्युत ताप परियोजनाएं। ठीक है, विद्युत ताप परियोजना। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन सी आपके यहाँ भी चल रही है। हमारे यहाँ प्रदेश में कौन कौन सी चल रही है एनटीपीसी की, जरा देखा जाए। ताप विद्युत है, थर्मल पावर। ठीक है, हाँ, सिंगरौली चल रहा है सोनभद्र में, रहिंद है ये भी सोनभद्र में, दादरी है गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार कहाँ है? रायबरेली में, और टांडा, अंबेडकर नगर, औरैया, इतनी जगह पर एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजनाएं
चल रही है। चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे, इतनी जगह चल रही है। लेकिन यहाँ पर और बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। वो यह है कि भैया औरैया वाला जो है यह गैस आधारित है, गैस बेस्ड। औरैया गैस बेस्ड है और दादरी ये दोनों है गैस और कोल, कोयला और गैस दोनों है दादरी में, ध्यान रखेंगे। बाकी सभी किस पर है? कोयला पधारित। जो बच गए सभी कोयला पधारित। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है मेजा विद्युत संयंत्र। अब यहां से नया वाला शुरू हो रहा है। मेजा विद्युत संयंत्र पूछा जाएगा किसकी परियोजना है और कहां हो रही है। तो मेजा विद्युत संयंत्र जो है ये प्रयागराज में हो रहा है। इसमें एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश वाला जो विद्युत निगम है वो और एनटीपीसी दोनों मिल करके मेजा ताप विद्युत परियोजना कहां स्टेब्लिश कर रही है? प्रयागराज। ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है अगला देखिए कि कुछ जो है वो निर्माणाधीन है और इसमें एनटीपीसी नहीं है भैया। इसमें उत्तर प्रदेश वाला ही राज्य वाला केवल है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम वाला ही है, इसमें एनटीपीसी नहीं है, यानी सीधा स्टेट वाला। इसमें कौन कौन सा देखिए, अनपरा और ताप विद्युत है, याद रखेंगे। अनपरा यानी थर्मल पावर, सोनभद्र, ओबरा यह भी कहाँ है? सोनभद्र, हरदुआगंज, अलीगढ़, जवाहरपुर, एटा, पनकी, कानपुर और परीक्षा झांसी। कहाँ परीक्षा हो रही है? झांसी में हो रही है, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आगे जरा देखिए। अब उत्तर प्रदेश वाला जो निगम था वो, यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम वो, और साथ ही साथ एक है नवेली कॉर्प लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन NLC, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और UPRVUN राज्य विद्युत निगम, इन दोनों की भी एक संयुक्त परियोजना है। यह कहां हो रही है? निर्माणाधीन है, घाटमपुर। कहां है? घाटमपुर। और भैया घाटमपुर कहां है? कानपुर, ध्यान रखेंगे, कानपुर। अगला आइए, अगला देखते हैं हम लोग यहां पर सौर्य फोटोवोल्टिक तकनीक, सौर्य फोटोवोल्टिक तकनीक पर बेस्ड 100 किलोवाट क्षमता की दो परियोजनाएं। कितनी परियोजनाएं? दो परियोजनाएं। कहां हो रही है? कल्याणपुर, अलीगढ़। कहां कल्याण होगा? अलीगढ़ में कल्याण होगा। और घोसी, मऊ, यहां स्थापित की जा रही है। क्या? ताप वाप नहीं, सौर्य फोटोवोल्टिक तकनीक। 100 किलोवाट का, मेगावाट मत मार दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। अब थोड़ा सा अलग। अभी तक हमने देखा एनटीपीसी और राज्य विद्युत निगम के द्वारा बनाई जा रही है, फिर केवल राज्य विद्युत निगम, फिर राज्य विद्युत वाला नवेली के साथ। अब हम देखेंगे एनटीपीसी अकेले अपने दम पर क्या कर रही है। तो भैया एनटीपीसी भी सोलर बेस्ड, सोलर प्लांट का है ना, एक तरह से कहा जाए परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। सौर्य आधारित परिवर्तित, यानी कि कुछ काम किया जा रहा है सोलर बेस्ड पर। एनटीपीसी कहां कर रही है जरा देखिए। एक है बिल्हौर, कानपुर में 225 मेगावाट। दूसरा है दादरी 5, दादरी में 5 मेगावाट। ऊंचाहार में 10 मेगावाट। सिंगरौली में 15 मेगावाट। औरैया में 20 मेगावाट। तो यदि पूछा जाए कि एनटीपीसी की सौर्य आधारित जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, परिवर्तित परियोजनाएं, सौर्य आधारित परिवर्तित परियोजनाएं, ये कहां चल रही है एनटीपीसी की? बिल्हौर, कानपुर, दादरी, ऊंचाहार, सिंगरौली और औरैया, यहां चल रहा है। अब आइए, आपको पता ही होगा कि यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहां है? नरौरा, बुलंदशहर, ये तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान रखेंगे नौरौरा बुलंदशहर में जो है दो है आपके पास रिएक्टर। कितने रिएक्टर हैं? 2 रिएक्टर। और दोनों की क्षमता कितनी है? 200 मेगावाट लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, मेगावाट। आगे है अर्जुन सहायक परियोजना। क्या है? अर्जुन सहायक परियोजना। यह 11 मार्च 2021 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ की जाने की घोषणा, मतलब ये रुकी हुई थी, दोबारा इसको प्रारंभ किया जा रहा है। यह परियोजना कहां पर है जान लीजिए। अर्जुन सहायक परियोजना ये जो है धसान नदी पर है। कहां बन रहा है? धसान नदी पर है, ध्यान रखेंगे। एक बात और भी है, धसान क्या है और इसका पुराना नाम क्या है? धसान जो है ये बेतवा की सहायक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा की सहायक है और इसका पुराना नाम था दसाण। क्या नाम था? दसाण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रायसेन बांध परियोजना। क्या है? रायसेन बांध परियोजना। यह कहां पर है? चित्रकूट, बाणगंगा। कहां पर है? चित्रकूट में बाणगंगा पर रायसेन बांध परियोजना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कब किया गया है? मार्च 2021 पर लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एकदम आप लोगों से संबंधित है भैया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रदेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, राज्य उन्हें सहायता मुहैया कराएगा छात्रों को। तो याद रखेंगे, कुछ पैसा भी दिया जाएगा और फ्री कोचिंग भी दी जाएगी, गाइडेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए आईएएस है ना, आईपीएस है, एफआईएस है, पीसीएस है ना, मेडिकल भी है, आईआईटी भी है। यानी खाली ऐसा ना हो जाए वहाँ पर ऑप्शन रहेगा केवल यूपीएससी के लिए, तो ऐसा नहीं है। और सब्जेक्ट के लिए मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन का मतलब एक तरह से कहा जाए फ्री कोचिंग। चलिए आगे है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। यह 2020 अगस्त में शुरू हुआ था। यहां पर ध्यान क्या रखेंगे वो यह देखिए 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो प्रदेश की 19 प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घर तक रोड को जोड़ा जाएगा। उनके घर तक रोड तक अच्छा एक रोड बनाया जाएगा और उन सभी रोडों का नाम कैसे रखा जाएगा? मेजर ध्यानचंद विजय पथ। वही भारत के महान है ना हॉकी प्लेयर, आपको पता होगा। ठीक है, तो बस यही है, कुछ और ना मार दीजिएगा। ठीक, चलिए रोड बनाना है आगे खिलाड़ियों के घर तक 19। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश निर्यात नीति। पहला प्रश्न तो यही है कि निर्यात नीति कब से कब तक की है? 20 से 25 और इसमें कई क्षेत्रों पर फोकस दिया गया है। आप देख सकते हैं, कुछ याद रखेंगे जैसे हस्तशिल्प है, कृषि है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, हैंडलूम्स है, ग्लास है, सिमरिक है, काष्ठ उत्पादक है ना, स्पोर्ट्स गुड्स भी है, मेडिकल वैल्यूज भी हैं, पर्यटन भी है, शिक्षा भी है, सेवा है। तो कई चीजों पर फोकस रखा गया है इस बार। ठीक है, और निर्यात नीति कब से कब तक है? 20 से 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये उत्तर प्रदेश निर्यात बेसिकली क्या करना है इसमें, ये किस लिए लाया गया है? वाजिब बात है कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है। ठीक है, और सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक ही विंडो पर जाइए, आपको सभी सुविधाएं मिल जाएगी, जितनी भी औपचारिकताएं सब वहां पर आपको क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सारी समस्याओं का ये क्या हो जाएगा? आपको खत्म कर दिया जाएगा, निराकरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखते हैं। अभी हम लोग निर्यात पढ़ रहे थे, अब है कृषि निर्यात। कृषि निर्यात नीति कब है? ये 2019 है। और याद रखेंगे इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2024 तक कृषि उत्पाद को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि निर्यात को दोगुना, यानी हम जितना निर्यात प्रदेश करता है उसका निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी के निर्यात में दोगुना करना है। जितना कर रहे हैं उसका डबल करना है। चलिए आज की क्लास आप लोग की यहीं तक है। अब हम लोग अगले दिन अगले संस्करण के साथ फिर से आते हैं। इसी रिवीजन सीरीज जो हम लोग का चल रहा है, ध्यान दें
पढ़ना जरूरी है और एकदम टाइट से एकदम तैयारी के साथ लगे रहिए, हौसला बुलंद रखिए, सक्सेस 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।